हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा सत्यम, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी में न्यू। तो गाइस, हम आज आप लोगों के ला चुके हैं वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है हिंदी का, क्लास 9th वालों का है। तो इसमें मैं फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बिना देरी करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन में है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोलकाता। ओके। फिर यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है वो है भारतेंद्र युग के लेखक हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं कि प्रताप नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रताप नारायण मिश्र। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन में है हमारे जयशंकर प्रसाद, और बी हैं मुंशी प्रेमचंद, सी रामचंद्र शुक्ल और डी किशोरीलाल गोस्वामी। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किशोरीलाल गोस्वामी। और यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा, जो है कि कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है हमारे पास शुक्ल युग, भारतेंद्र युग और शुक्लोत्तर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतेंद्र युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है जो है कि 5 नंबर, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे सदल मिश्र, बी सदासुख लाल और राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल सॉरी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ए चरण सॉरी, जो भी आप देख लीजिए। बी है वीरगाथा काल, सी अपभ्रंश काल, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वीरगाथा काल। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा कि किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भक्तिकाल। तो यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कि 8वां नंबर क्वेश्चन कि परमाल रासों के रचयिता हैं। ऑप्शन में है नरपति नाल, दलपत विजय और भट्ट केदार। ऑप्शन डी है जगनीक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसके हैं डगनी यानी जगनीक सॉरी। यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है, जो है कि आपका संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो यहाँ पे आपके कबीर भी संत काव्यधारा के कवि हैं, रैदास भी हैं और कुतुबन भी हैं और दादू दयाल भी। तो इसका जो कोई नहीं है, इसको आपको क्या करना है, मतलब इसमें सभी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है और क्वेश्चन नंबर 10, विनय पत्रिका के रचयिता हैं ए सूरदास, बी कबीरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ पे जो आपका 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। और नेक्स्ट खंड से जो आया है 11 नंबर का क्वेश्चन कि निस दिन बरसत नैन हमारे में से कौन सा रस है। तो यहाँ पे ऑप्शन में संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
वियोग श्रृंगार रस। ठीक है। फिर नंबर क्वेश्चन 12 आता है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौपाई। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। फिर है महादेव में संधि है। तो यहाँ पे आपकी महादेव में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी आपका ऑप्शन में है दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुण संधि। ठीक है। यहाँ पे आपके 15 हो चुके हैं, बाकी बचे हैं 5, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका आ गया है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु समास, तत्पुरुष। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि यज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ, कृतघ्न। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, कृतघ्न। ठीक है। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी भी होता है, सुरसरी भी होता है और मंदाकिनी भी होता है, और जो कालिंदी होता है वो आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है। तो ये भी आपका हो गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हरि शब्द का तृतीया एक वचन रूप है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन में है कि हरि, ए है हरिम, और हरिया, हरे, हरा, हरेण। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरेण। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मच्छिका का तत्सम रूप होता है। मच्छिका ऑप्शन में है कि मोती, मधुमक्खी, मक्खी और मौत। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्खी। ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम थोड़ा सा इधर करके देख लेते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन, कैसा निखरा स्वर है में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन है आपके उद्धरण, प्रश्नवाचक, योजक और विस्मयादिबोधक। तो कैसा निखरा स्वर है इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है इसमें। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि 21 नंबर ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको पढ़ लेना है। तो फिर यहाँ पे है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर अनायास और लघु प्राणी में कौन सा समास है। तो आप अगर ये कमेंट करके मुझे बताते हैं तो मैं अभी आपको ये करा दूंगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको ये सारे के सारे आंसर सहित इंक्लूड कर दूंगा, जिसमें से आपको परीक्षा देने में बहुत आसानी होएगी। तो यहाँ पे अगर वो नहीं हो पा रहा तो दूसरा भी है कि यहाँ पे इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जो है कि उपयोग में रेखांकित अंश की व्याख्या है, गद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या, और संतोष और नम्रता का विलोम शब्द लिखना है, संतोष। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं आपका 22 नंबर, ये भी एक है 22 नंबर क्वेश्चन, ये भी वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। तो इसमें एक चौपाई लिखी हुई है, नहीं सॉरी चौपाई नहीं है, इसमें एक गद्यांश है जिसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बताना तो अब की बार जो पेपर डालूंगा उसमें भी ये मैं अच्छे से करा दूंगा। तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या और सरसों का तत्सम रूप लिखना है। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है जो है कि अथवा करके प्रस्तुत अंक की वही पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, चारों शब्द की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। तो चारु चंद की किरणों में जो हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार रस। ठीक है। और यहाँ पे संस्कृत का है जो हिंदी में अनुवाद करना है, ये मैं नहीं करा पाया हूँ।
इसकी मैंने तैयारी भी नहीं कर पाई थी एक वीडियो बनाने के चक्कर में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूँगा अगली बार से। फिर यहाँ पे इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। फिर लास्ट में मैं कुछ टिप्स बताऊँगा, वो भी आप लोग याद रखिएगा। फिर मैं आपको कुछ टिप्स हैं अच्छी सी बताऊँगा जिससे आपको पेपर करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे जो इसका है आप लोग कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे है इसका एक पद्यांश से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिएगा। एक वर में को गुड़ी पुत्रो न चार मूर्ख, ये तो शायद ये आपका होएगा पीछे में होएगा, देख सकते हैं उसमें होता है। मैंने पढ़ा है शायद, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बार आपको ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बात और क्वेश्चंस आते हैं जो दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाध्याय की चरित्र चित्रण लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। 2 पेज में अच्छे से लिख देंगे तो बहुत अच्छी नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो फिर नेक्स्ट है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश लिखिए। लगभग में पेपर में दीपदान एकांकी का तो ज़रूर ही आता है, लगभग कंफर्म तो नहीं बोल रहा हूँ, लगभग में एकांकी ये दीपदान वाली ज़रूर आती है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लक्ष्मी का एकांकी का सारांश लिखना है अगर आ रहा है तो। फिर यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती एक जो लेखक होते हैं उसमें लगभग में महादेवी वर्मा का और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इन 2 लोगों का तो लगभग कंफर्म ही आता है। तो इन 2 को तैयार कर लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। वो है कि दिए गए कवियों में से एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रभु रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें से मैथिली शरण गुप्त का तो लगभग मैंने पेपर्स में देखा हुआ है कि कम आता है। जयशंकर प्रसाद द्विवेदी और कबीर दास और एक तुलसीदास हैं। इन 4 लोगों का लगभग ज़रूर आता है। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, बहुत ही अच्छा है। एक पेज में लिख देंगे, मतलब कुछ मेन पॉइंट्स याद कर लेने हैं, बाकी तो आप लोग इतने होशियार हैं कि आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 26 नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको ऐसा कोई याद कर लेना, मतलब 2-3 याद कर लेने, कोई ना कोई नहीं आया होएगा। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रोध किन जाते हैं, एक क्वेश्चन है। और स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत, रामदास कुत्र दिवसति, श्री कृष्ण का आसीत। ठीक है, इनमें से आपके कर लेने हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी, तो बस ऐसा ही कुछ कर लेने हैं। ठीक है, और दूसरा है गागर में सागर भरना, घड़ों में पानी पड़ना और खून खोलना, यानी क्रोधित होना। इसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर पे जो निम्नलिखित में किसी 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हम सब विद्यालय जाते हैं, तुम यह पुस्तक पढ़ते हो, वे सब कहाँ जाते हैं और घोड़ा वह दौड़ता है। ठीक है, फिर एक आपको करना है क्या है, एक प्रार्थना पत्र याद कर लेना है। प्रार्थना पत्र लगभग एक जैसे होते हैं सारे, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह होता है करने में उनका। कि घर में विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और शहर की सफाई हेतु मुख्य नगर अधीक्षक एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये जो प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य वाला होता है लगभग एक जैसा होता है। आपको एक पेज का बनाना है। इसमें आपको किस जैसे कि विवाहोत्सव में जाना है तो उसके लिए आपको उनसे छुट्टी मांगनी है, तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
जिसके आपको कोई पैसे नहीं पड़ते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम नेक्स्ट वीडियो बना पाएँ, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोग की भी हेल्प हो सके। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमें बिल्कुल बेझिझक कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल मदद करेंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग अगर कोई PDF वगैरह चाहिए आपको, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं भाई। मैं आपको बिल्कुल पूरा का पूरा सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।